तो दोस्तों क्या हाल चाल है, कैसे चल रही सीटेट की तैयारी तुम्हारी। सितंबर 2016 का आज मैं कराने जा रहा हूँ ईवीएस का सेक्शन, ठीक है। तो इसको अभी देखेंगे। तो पहली बात चीज़ तो ये अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो 2011 से लेकर 19 तक जितने पेपर हुए हैं, जितने प्रीवियस के पेपर हैं, सब उठा के लगा डालो। कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी होगा। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं करने के लिए। सीटेट किसी चीज़ को सही मानना, किसी को गलत मानना, ये आप यहीं से सीख पाओगे, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है टीचरीफाई, जाके इसको अभी सब्सक्राइब करो। और आपको अगर कोई भी तैयारी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कॉल कर लो या मैसेज कर लो, या फिर एक ग्रुप का लिंक दिया होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बस चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 61 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यानी परिवार और मित्र के अंडर में पढ़ाया जा रहा है पशु और पौधे, ठीक है। तो ये सम्मिलित करने का एक कारण क्या हो सकता है, ये कारण क्या हो सकते हैं, एक को छोड़कर, ठीक है। तो उस कारण को छोड़ना है जो हमारा ये करने का उद्देश्य नहीं था। तो हम चारों ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पौधों और पशुओं का हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में क्या महत्व है, उस चीज़ की तो बात हम बच्चों को बताना जरूरी है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। भाई मनुष्य एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं, जैसे परिवार है, माता पिता हो गए, हमारे मित्र हो गए, तो ये सब चीज़ किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये चीज़ समझाना, ये तो भाई बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ है। और इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष रूप से पौधों और घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हमारे किसान हैं या हमारे जो दूध दूधते हैं, दूध डेयरी वाले हैं, तो उनका पशुओं से संबंध होता है। और जैसे जो जंगल में रहते हैं उनके लिए हमारे पौधों का, जैसे जनजातियाँ होती हैं उनके लिए पौधों का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल बताना जरूरी है। एक कारण कौन सा नहीं है, तो तीनों तो हैं, तो ये चौथा हो सकता है। चलो देखते हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, तो ये पर्यावरण अध्ययन का एक कारण ये हो सकता है। लेकिन इस सब्जेक्ट में ये इस यूनिट की अगर बात करें, परिवार और मित्र या पौधे और पशु, ठीक है, तो परिवार और मित्र के अंडर में है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम कोई भी बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा एक ऐसा रीज़न है, एक ऐसा कारण है जो हमें ये जो है परिवार और मित्र के अंडर में पौधे और पशु पढ़ाने का रीज़न नहीं है। यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 62 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है। तो सर्वेक्षण का क्या मतलब है, आप लोग अगर इंग्लिश में नहीं, हिंदी में समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए, सर्वे, जो सर्वे कराने के लिए आते हैं, आप लोग यहाँ घर पे आते होंगे कभी कभी, तो उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। जब भी समझ में नहीं आए, कोई वर्ड समझ में नहीं आता, उसका तुरंत इंग्लिश में देखिए। तो यहाँ पे इंटरेक्ट करना, ठीक है ना, अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरेक्ट करना एक दूसरे से। तो समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, बिल्कुल सही है। यार हम जब सर्वे कराते हैं तो कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, तो उन लोगों के प्रति हमारा संवेदनशील बनाना, ये बिल्कुल सही चीज़ है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर है। सर्वे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम जिन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, डायरेक्ट उन्हीं के पास जाके उनसे हम पूछते हैं, उनसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हमारी जानकारी सीधे सीधे मिलती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि आकलन के लिए ही हम तो किसी चीज़ के बारे में क्या आउटकम निकल रहा है, ठीक है, तो वो सर्वे के थ्रू ही होता है। तो इसमें से चारों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A B C D, चारों सही हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 63 में कहा गया 63 से 5 तक निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है, मतलब क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं, क्या अवतरण क्या है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के उपयोग को देखने के बाद 6 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। एक बच्चा कह रहा है कि पानी गुम हो गया, कोई कह रहा है कटोरे ने पानी सोख लिया, कोई कह रहा है कि आग ने पानी पी लिया, कोई कह रहा है भगवान ने पानी पी लिया, ठीक है। तो ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन हमारे आते हैं 63 नंबर, देखते क्या है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़ लें फिर करेंगे, ठीक है। बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं, बच्चे के बारे में वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। तो अभी इसमें हम लोग को सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों की उत्तर तर्क संगत नहीं है, हो सकता नहीं हो, लेकिन हम बच्चे के बारे में कभी ऐसा डिसाइड नहीं करेंगे कि बच्चों की सोच गलत है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। बच्चे
अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं, ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन सही माना गया है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। अब यहाँ पे विकल्पी का देख लिया, अल्टरनेट आइडियाज़ हैं, क्योंकि बच्चों को सभी बच्चे कुछ ना कुछ अलग जवाब दे रहे हैं, देख लिए, है ना। कोई बच्चा कह रहा है पानी गुम हो गया, कोई कह रहा है पानी सोख लिया गया है, आग ने पानी पी लिया। तो ये ऑप्शन दे रहे हैं ना बच्चे, विकल्पी विचार है, सबके अलग अलग विचार हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये विकल्पी विचार है, इसलिए, है ना, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। जो उत्तर दे रहा है तो इसको किस प्रकार सामना करना चाहिए, ठीक है। तो जल चक्र का एक मानक चित्रण प्रदर्शित करें। तो जल चक्र अगर बना दिया जाएगा तो वो चीज़ बच्चे समझ में आ जाएगा क्या उनके? नहीं आएगा। वाष्पीकरण की परिभाषा दें, नहीं, परिभाषा वाला तो हमेशा गलती होता है और बच्चों को उसे याद करने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल ही गलत है, ये तो सोचना ही है इसमें। और उसके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, ये हो सकता है। बच्चों को बता दें कि वे गलत है, हम बच्चों को कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप गलत हो, ये डायरेक्टली बोलना कभी नहीं है। तो यहाँ पे एक मानक चार्ट दिखा देने से कुछ नहीं हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करेंगे। चर्चा प्रारंभ करें तो बच्चे खुद कहीं ना कहीं आइडिया लगाएंगे कि यार ऐसा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें वो बच्चे अपने आप आउटकम तक पहुंच जाएंगे कि क्या असलियत में क्या हो रहा है। तो चर्चा प्रारंभ करेंगे फिर से, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न नमूना हो सकता है, ठीक है। बच्चों की सोच का आकलन करने के लिए, तो क्या होता यदि जलचक्र होता ही नहीं। जलचक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, जलचक्र के आरेख बनाइए, उसे नामित कीजिए, जलचक्र के 5 लाभ लिखिए। अब इन चारों क्वेश्चन में आप ये देखिए कि विविध सोच का आकलन करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम आकलन, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चों से हम बोले कि हाँ अपना जाके सोपान सूची बना लो जाके, नहीं, ऐसे सूची बना लेने से उनकी सोच का आकलन हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो तो इतने बच्चे तो है नहीं, अपने आप समझ जाएंगे, कहीं ना कहीं से छाप के आएंगे ना, वो पढ़ के आएंगे, तो वो चीज़ अपने आपसे नहीं आ पाएगी। यहाँ पे जल चक्र का आरेख बनाइए, उससे नामित करनी है, ये भी कुछ मतलब नहीं रखेगा, और 5 लाभ लिखने से भी कोई मतलब नहीं होगा। अगर हम बच्चों से ये बोल दें कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, तो बच्चे सोचेंगे ना उस चीज़ के बारे में कि यार क्या होता, पानी कहाँ से आता, हमारे पास समुद्र में पानी भरा हुआ है, फिर हमारे यहाँ बादल कैसे आते, है ना। ये सब चीज़ें बच्चे सोचते, तो यही ऑप्शन सही है हमारा है। 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर और पड़ोसी राज्य हैं। जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, सबसे ऊपर भारत का मान लेते, ये मैप है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पंजाब है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। फिर यहाँ पे हरियाणा वगैरह है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या है, हिमाचल आएगा, ये हमारा पंजाब आएगा, ये हमारा कश्मीर का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत करना कि यहाँ पे उत्तराखंड जुड़ा हुआ, उत्तराखंड नहीं जुड़ा हुआ है। 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण का मिलान करना है, ठीक है। तो मनाली की बात करें तो मनाली में क्या होता है, बर्फ वगैरह गिरती रहती है, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। पत्थर और लकड़ी के से बने ढालू छतें वाले घर, बर्फ गिरती है तो ढालू छत होगी, तो बर्फ वहाँ से पिघल के मतलब वहाँ से फिसल के गिर जाएगी, ठीक है, इसलिए बनाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा। मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि कटीली झाड़ियाँ उस पर छा देंगे तो अंदर की छत जो होती है वो हमारी गर्म नहीं होगी उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारा पर्पज़ होता है। असम की बात करें तो वहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है और बारिश भी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पहला ऑप्शन देख लो, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, ठीक है ना। तो वहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से बांस के ऊपर मान लो बाढ़ कभी आ जाती तो वो ऊपर रहें, है ना, पानी में बह ना जाएँ। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें क्या होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं, पत्थर के घर बनते हैं लद्दाख में, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया, तो हमारा कौन सा होगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन हमारा सही है। बी का 4 है, देखो राजस्थान का ये हो जाएगा, और सी का 1 हो जाएगा, और डी का 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन तो आना ही आना यार, 100% आएगा, फिर आएगा देखना। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न किस वजह से होते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सीधा सा जवाब है इसका, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए हमेशा ही कि जो बाल होते हैं, जो पैटर्न होता है बालों का,
जैसे कि शेर है, बिल्ली है, या फिर और प्रकार के जानवर होते हैं, तो सबके पे अलग अलग पैटर्न होता है। तो वो क्या होता है, उनके बालों, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पता है 69 नंबर, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। मतलब अगर जो 25 साल से रह रहा है तो उसके जंगल पे जो भी चीज़ वहाँ पे पैदा होती है पेड़ पौधों में, तो उनका उस पर अधिकार होता है। ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था हमारा जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा कहा गया, ये चीज़ याद करना है। ठीक है, 69 नंबर हो गया। 70 पे आते हैं, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे HIV है तो मच्छर से फैलता नहीं है, ये भी नहीं फैलता है। और यहाँ पे भी HIV है, ये भी मच्छर से नहीं फैलता है। और मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया तो खैर फैलता है, मियादी बुखार ये सब चीज़ें नहीं फैलती हैं। यहाँ पे डेंगू और मलेरिया हमें दिख रहा है साफ साफ। ठीक है ना, तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये हमारे क्या मच्छर से फैलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर की बात कर, 71, ये पेपर तो ये क्वेश्चन तो हमेशा आना ही आना है। पिछली बार भी आया था, उसके पहले भी आया था, उसके पहले आया था, हमेशा आता है, याद कर लो। घटपर्णी पौधा जो निपैंथिस होता है, ठीक है ना, तो क्या उसकी खातिर के भारत में नहीं पाया जाता है, गलत, ये भारत में पाया जाता है, असम में पाया जाता है। और मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से खा जाता है, सही है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की ध्वनि निकालता है, गलत है, क्योंकि वो ध्वनि नहीं निकालता है, वो आकर्षित करने के लिए एक महक सी आती है उस पेड़ में। ठीक है, महक सी आती है, उसकी वजह से जो है कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आ जाते हैं। का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका रहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन हर पेपर में किसी न किसी रूप में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 72 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लौह तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। तो यार इसमें यहाँ पे आलू है, टमाटर, इन सब में बंद गोभी, भिंडी, इसमें कुछ नहीं होता है। हाँ, आंवला, पालक और गुड़, ये 3 चीज़ें हैं, आंवला, पालक और गुड़, ये इनमें आयरन जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसीलिए आंवला और पालक ऐसी चीज़ें जब किसी को एनीमिया होता है, क्योंकि एनीमिया क्या होता है, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें खाने के लिए बोला जाता है, पालक वगैरह हरी सब चीज़ें। तो हरी सब्जियों में क्या होता है, आयरन थोड़ा ज़्यादा होता है। 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यापारी आए थे, कहाँ से आए थे, ये हमारे आए थे दक्षिणी अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका की शायद हाँ, दक्षिणी अमेरिका से आए थे। ठीक है, 73 हो गया। मिर्च दक्षिणी अफ्रीका, याद रख लो। 74, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो ये बनाता है हमारा फाख्ता। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जो डव होती है ना, डव साबुन हम लोग क्या आती है, डव साबुन भी आती है, शैम्पू भी आती है, डव का मतलब फाख्ता ही होता है। ठीक है, तो वो पक्षी कहाँ बनाता है, कैक्टस में बनाता है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। ठीक है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, भालू जैसा दिखता है बट भालू होता नहीं है। यह दिन के लगभग 17 से 18 घंटे होता है, ये 17 से 18 भी लिख के आ सकता है। ठीक है, कि इनसे उल्टे लटक कर सोता है, ये भी चीज़ें हैं, याद रखना पड़ेगा, उल्टा लटक कर सोता है, ये पहचान है उनकी। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो यहाँ पे बात हो रही है, जो एक जानवर होता है स्लॉथ, ठीक है, भालू जैसा होता है पर होता नहीं है, उल्टा लटक कर सोता है और लगभग 40 वर्ष तक जिंदा रहता है। स्लॉथ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे दिए गए समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सबसे ज़्यादा तेज़ देखने वाले हैं चील, गरुड़ और गिद्ध, ये 3 पक्षी ऐसे हैं जो मनुष्य से 4 गुना दूर तक देख लेते हैं। आप लोगों ने अगर कभी रामायण में देखा हो तो उसमें क्या था, वो गिद्ध ही तो था जो यहाँ से सीधे लंका तक देख लेता, अपने रामायण में दिखाया गया था, है ना। तो यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए खेती के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा फिर आएगा ये। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। जो चीज़ें इसमें दी हैं, इस क्वेश्चन में जो चीज़ दी हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हल्का हल्का बदल के, सेंटेंस को बदल के दे देते हैं और लोग गलत करके चले आते हैं। तो आपको पूरा इसमें जो भी दिया है सब सही दिया हुआ है, ध्यान रखो।
इस फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस और अन्य खरपतवार जो भी उग आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर उसी में जला दिया जाता है, जिससे कि राख भूमि को उर्वर बनाती है। जो राख निकलती है वो भूमि को उर्वर बना देती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है, परंतु जोता नहीं जाता, और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये पैसेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन में आएगा, अगले पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ किस में होती है? झूम खेती में, है ना। झूम खेती की बात करें, यहाँ पे सीढ़ी सिंचाई और सहकारी कोई खेती नहीं है, झूम खेती है ना। एक आज किया, कल छोड़ के वहाँ से दूसरी का चले गए, है ना, ऐसा होता है इसमें। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, ठीक है। तो सांप वाद्य यंत्र के किस प्रकार की अनुक्रिया कर रहा है, ठीक है। तो उस वाद्य यंत्र को सूंघकर नहीं, सूंघता नहीं है वो, सूंघ के ऐसा नहीं करता है, वो वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, ठीक है। तो ध्वनि की सब लोग कहते हैं कि सांप सुन नहीं पाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। सब अब कहते हैं कितना सही कितना गलत है, बट ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। वाद्य यंत्र की गति को देखकर नहीं, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ये ऑप्शन सही है। तो हम लोग जब उसके कभी कोई भी खतरा उसके सामने आता है तो वो जमीन पर होने वाले कंपन, जो जमीन पर कंपन होते हैं उसकी वजह से वो सचेत हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा उसी की वजह से ही वो बीन की धुन पे वो इधर उधर सिर हिलाता रहता है, ठीक है, वो कंपनों की वजह से होता है। 79 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, क्या है? सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। भाई बिल्कुल कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार वर्गीकरण में नहीं किया जा सकता। तो इसको अभी फिर से देखते हैं। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। कोई ज़रूरी आदर्श परिवार में केवल 2 बच्चे ही होंगे या 1 बच्चे होंगे, ऐसी कोई डेफिनेशन आपने पढ़ी आज तक? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऐसा कहाँ होता है यार, कोई एकल होता है, कोई संयुक्त होता है। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। कोई मतलब नहीं है सिर्फ जैविक बच्चे होते हैं, जब बच्चे कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं, से मतलब पहला ऑप्शन ही सही होगा हमारा। सही नहीं है, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और भी टाइप के प्रकार होते हैं, परिवार होते हैं। तो परिवार का केवल एक ही प्रकार वर्गीकरण में नहीं किया जा सकता, कि यहाँ पे केवल एक ही परिवार की डेफिनेशन दी है ना, केवल एक ही प्रकार की बात कर रहा है। तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें हैं, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायता करता है? तो आमाशय रस की प्रकृति क्या होती है? ये अम्लीय होती है। अगर आप लोग, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आमाशय होता है और एक अग्न्याशय होता है, ठीक है ना। अग्न्याशय में जो अग्न्याशय रस की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय है, उसकी 7.5 के ऊपर होती है क्षारकता, है ना। उसकी जो pH वैल्यू होती है वो 7.5 प्लस होती है, तो इसलिए वो क्षार हो जाते हैं। वो अग्न्याशय की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आमाशय की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है अम्लीय। खाना सब जब हम खाना खाते हैं तो ग्रसनी से होके सबसे पहले आमाशय में जाता है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए कहा, जैसे कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। तो कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। किस प्रकार किया देखते हैं। पहला क्या है, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण रहित पत्तियां, ठीक है। कुछ बच्चों ने किया बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। तो शिक्षक ने ए को सही माना, यानी पहले वालों को, यानी कि दवाइयों और गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियां, इस चीज़ को सही माना, और बी को गलत माना। तो अब क्या हो सकता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। बहुत थोड़ा समझने वाली क्वेश्चन बात है इसमें, और कुछ नहीं खास है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। ये चीज़ अगर हम जनरल बाल विकास की बात करें या हम पेडागोजी की बात करें तो ये वैसे तो सही है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। अपने अनुभवों पर निर्भर होते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं यार। वर्गीकरण का काम बहुत ही विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही उत्तर होता है। चलिए अगला भी देख लेते हैं। यह क्रियाकलाप
पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। ठीक है, सूचना पर केंद्रित है तो भाई कैसे भी अर्थ लगा सकते हो। तो चारों ऑप्शन थोड़ा अजीब से लग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे टीचर ने केवल पहले ऑप्शन को ही सही क्यों माना, दूसरे को गलत क्यों माना? क्योंकि ये कह रहा है, उसका टीचर का मानना ये है कि वर्गीकरण का जो काम होता है बहुत ही विशिष्ट होता है और स्त्रीकृत होता है, इसका एक ही सही उत्तर होता है, ये टीचर कहना चाहता है। ठीक है, इसलिए उसने, क्योंकि भाई हम तो चाहे कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, मोटी पतली लंबी कैसी भी पत्तियाँ, लेकिन इसका जो वर्गीकरण का काम है जो बहुत ही स्पेशल होता है। ठीक है, तो इसलिए दवाई से गुण रहित पत्तियाँ और गुण सहित और गुण रहित वाली बात है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। टीचर का दृष्टिकोण यही है, उसने इसी बेस पे पहले ऑप्शन को सही और दूसरे को गलत माना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, कितना लंबा क्वेश्चन है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? तो भैया बच्चों की रुचियों का ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, बिल्कुल सही है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये कहाँ का मतलब है यार? जितने कम में बन जाए उतनी अच्छी बात होती है ना, पैसा नहीं बर्बाद करना है भाई हमें। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ऐसा नहीं है कि केवल एक प्रकार के बच्चों के लिए बना दिया हमने, या तो ऐसा नहीं है ना। तो ये हमारे 3 ऑप्शन सही है, ए बी डी सही है। तो क्या पूछा था, किन किन का ध्यान रखेंगे? हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मूल्यवान नहीं होना चाहिए, कम पैसा लगे, है ना। तो ए बी डी पहला ऑप्शन सही है हमारा। 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और शिक्षार्थियों के पक्ष में प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। तो वो कथन कौन सा है, हमको ये देखना है। सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के तर्क में। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बच्चे एक दूसरे से बात और बहस करके अधिक सीखते हैं। बिल्कुल भाई, बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं तो एक दूसरे के नॉलेज भी शेयर करते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अच्छे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार करते हैं। अंक उपलब्धि की बात कर रहा है, जहाँ पे अंक उपलब्धि की बात है काट दो वहीं पे, यही गलत होगा, देखना अभी। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण की सहायता मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रौढ़ होते हैं वो ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं, उनको पास ज़्यादा नॉलेज होती है, तो बच्चे देख के अपनी क्षमता को सोचते हैं कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, जब क्योंकि आगे चल के मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे अंदर ये चीज़ की एबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ सही है हमारे अंदर। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो हमारे ये 3 ऑप्शन सही है। गलत कौन सा है? 2, आपको गलत वाला ही पहुंच रहा था हमारा। तो हमें अंकों की बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी, वैसे भी आप लोग जानते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे सीटेट ने इसको क्वेश्चन माना था, निर्धारण मापनियाँ। ठीक है, काफ़ी बुक्स में आंसर की आने के बावजूद भी कहीं पे मौखिक प्रश्न लगाया हुआ, कहीं पे दत्त कार्ड लगाया हुआ है, बट उन्होंने निर्धारण मापनियाँ माना हुआ है। ठीक है, समूह कार्य के लिए निर्धारण मापनियाँ, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है जो वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक हो उसकी बात कर रहे हैं। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, ये कोई इसमें कोई वैज्ञानिक नहीं है। जो चीज़ पौधे में है तो वो पौधे की तो है ही है, तो ये वैज्ञानिक तो इसमें कुछ भी नहीं है। घास और बंदगोभी पौधे नहीं है भाई, पौधे हैं लेकिन वही चीज़ है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें कोई नहीं है, इसमें लगाया गया। घास पौधा नहीं है, इसमें भी कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं लगाया है। कुछ सब्जियां फल होती हैं। अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि हम जैसे टमाटर है, तो टमाटर को हम लोग क्या मानते हैं? टमाटर को हम लोग कहते हैं कि फल है, सब्जी में आता है, हम लोग जनरली इसको सब्जी बोलते हैं, बट ये रियल में देखा जाए तो फल होता है। क्योंकि जो फल किसको कहा जाता है? फल कहा जाता है जो फूल के, जो पुष्प के अंडाशय से पैदा होता है वो फल होता है, चाहे जो भी चीज़ पैदा हो। यानी पुष्प का जो अंडाशय होता है हमारा है ना, ये पुष्प है, तो यहाँ से जो इस अंडाशय से जो पैदा होता है वो हमारा फल होता है, चाहे जो भी चीज़ हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसका कुल भी होता है ना, फलों का किसी एक कुल के होते हैं ना, तो ये हमारा सही जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। 86 से कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो ऐसा करने से कौन सा आकलन नहीं हो सकता है उसकी बात कर रहा है। प्रश्न पूछना, तो भाई प्रश्न पूछना तो यहाँ पे हो रही है। अभिव्यक्ति टीचर की भी हो रही है, मतलब
जो वृद्ध लोग हैं उनकी भी अभिव्यक्ति हो रही है, और शिक्षक जो बच्चा है वो भी अपनी अभिव्यक्ति है, क्योंकि वो किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रयोग, तो प्रयोग पर थोड़ा डाउट है। चर्चा कर, तो चर्चा तो होगी, प्रयोग ही हमारा सही ऑप्शन है। मतलब यार यहाँ पे आप जो किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या डायरेक्टली आके कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा, तो यहाँ पे आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्रयोग करने का मतलब होता है आप किसी लैब में या कहीं बाहर किसी से अपने खुद से उस चीज़ को जानने की कोशिश करें या खोज करने की कोशिश करें, तो वो तब वो प्रयोग माना जाता है। ठीक है ना। तो 87 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। शैक्षिक अभिप्राय कौन सा नहीं है इसमें से, वो देखना है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। यार श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करने का मतलब वो क्लासीफाई कर रहा है कि यार ये अच्छे बच्चे, ये बुरे बच्चे, है ना, कम पढ़ने वाले, ये अच्छे बच्चे, ये बेकार बच्चे, ऐसा कुछ करके, है ना। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत है, ये हमारा शैक्षिक अभिप्राय नहीं हो सकता है ना। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना बिल्कुल सही है। पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना बिल्कुल सही है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, तो ये तीनों हमारे क्या हैं, शैक्षिक अभिप्राय हो सकते हैं, बट ये नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। बच्चों को क्लासीफाई नहीं करना हमको है। 88 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है। मेरी शक्तियाँ क्या थी। क्या मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ऊपर दिए गए चार प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा क्या होगा, शिक्षक का समग्र आकलन होगा, बच्चों का आकलन होगा, बच्चों का स्व आकलन होगा, शिक्षकों का स्व आकलन होगा, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा। तो आप ये देखिए यहाँ पे, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। तो जब टीचर कभी क्रियाकलाप बनाता है, बच्चे भी क्रियाकलाप बनाते हैं, है ना। जब टीचर को क्रियाकलाप कराना है तो वो भी तो योजना बना सकता है, और बच्चे भी अपनी खुद की योजना बना सकते हैं। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है। जैसे टीचर ने योजना बनाई, है ना, तो बच्चे क्या सोचेंगे, कहेंगे अच्छा यार अब मुझे इस चीज़ का अनुसरण बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो ये बच्चे भी हो सकते हैं। मेरी शक्तियाँ क्या थीं, है ना, मैं क्या कर सकता था, ये सब चीज़ें टीचर सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, मैंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, मुझे सच में क्या कठिन लगा, तो ये टीचर भी सोच सकता है। क्योंकि टीचर के लिए प्रोजेक्ट होता है बच्चों के साथ में लेके जो पढ़ाए, और जो बच्चे के लिए प्रोजेक्ट होता है कि उसके जो पर्टिकुलर 4-5 लोगों के ग्रुप में जो चीज़ दी गई है या इंडिविजुअल जो चीज़ दी गई है वो उसको सोचेगा क्या उसमें कठिन लगा उसमें। तो ये सब चीज़ें इसमें क्या होगा, चौथा ऑप्शन होगा, बच्चे और शिक्षक दोनों का स्व आकलन होगा यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन में। 84 नंबर क्वेश्चन 89 की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या होती है। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। तकनीकी या टेक्निकल लैंग्वेज और औपचारिक मतलब जैसे फॉर्मल लैंग्वेज हम लोग कॉलेज में या कहीं बाहर जब जाते हैं ऑफिस वगैरह में, तो ये नहीं होगी यार। छोटे बच्चे हैं तो हम थोड़ा सा कैजुअली जो उनकी खुद की लैंग्वेज में हम बोलचाल में जो यूज़ करते हैं उसकी तरह हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सही है। में प्रयुक्त भाषा कैसी होती है ना, उसकी बात करें तो ऐसी नहीं होती है। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, ये सही है हमारा ऑप्शन, है ना, यही होगा। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। यार ये कठिन क्यों करेंगे हम, परिभाषाओं पर बल देना है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, उन पशुओं में रंग भरने को कहता है। हाँ, उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, ठीक है, जिसको बच्चे बहुत कम देख पाते, जैसे चीता हो गया, ऐसे बड़े जानवर जो हो गए। तो सृजनात्मकता का विकास करना, क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, सृजनात्मकता का विकास करना, सही है। अवलोकन का विकास करना, बिल्कुल भाई, बच्चे जब देखेंगे उसको अवलोकन अच्छी तरीके से करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी तो समझ में आएगा उनके कि कौन किस कलर का है। क्रिएटिविटी भी आती है उसमें, बच्चे कुछ हो सकता है अपने अलग कलर हल्का सा मिक्स कर लें, तो बहुत सी चीज़ें हैं ना। तो वर्गीकरण कौशल का विकास करना, क्लासिफिकेशन स्किल, ये भी हो सकता है। अगला और देख लेते हैं, डेटा संग्रह का विकास करना। तो जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो डेटा संग्रह का विकास करना यहाँ पे नहीं होगा, डेटा कलेक्शन नहीं। डेटा कलेक्शन का मतलब होता है कि सर्वेक्षण करने गए तो हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में जानना है, तो वहाँ पे हमारा सर्वे में जब हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हमारा ए बी सी ऑप्शन सही है, ए बी और सी, ये सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, ठीक। ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन पेपर को फिर से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इस टेस्ट को ऑनलाइन दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। जाके टेस्ट देना है, तुरंत आपके नंबर आएंगे कि हमारे कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। बहुत बढ़िया टेस्ट है यार। आप लोग 2 टेस्ट और बाकी चीज़ें भी हैं यार, आप लोग ग्रुप वगैरह ज्वाइन करो। और यार ये चैनल TEACHERIFY, ये टीचरिफाई
IFY। ये आपके लिए चैनल बनाया है मैंने। आपको जो भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ यार, उस पर वीडियो बना देंगे हम अलग से, बढ़िया कोशिश करेंगे और अच्छा हो, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं, तैयारी करते रहो, बस प्रैक्टिस सेट करते रहो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करो, ठीक है। चलो बाय।